मैं हूँ अविनाश सर और मेरा ये अच्छा सा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। इसके बारे में हम सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे? मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म दोनों को एक साथ जोड़कर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हो गया ना? हो गया। बस बच्चे इतना ही चाहते हैं, इतना ही नहीं। बच्चे थोड़ा धैर्य से सुनिए, एक बार सुनिए, पूरा वीडियो लेक्चर सुनिए, देखिए और फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धैर्य से सीखेंगे। यहाँ हमने डिफाइन कर रखा है द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। किसी लिविंग बीइंग के बॉडी में जितने सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस का सम टोटल या इन सभी को एक साथ यदि हम बोलें एक प्रोसेस, तो सिंगल प्रोसेस का नाम देंगे मेटाबॉलिज्म। आप कहेंगे कि बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं समझते हैं हम, तो लीजिए आंसर सुनिए। केमिकल रिएक्शंस तो आप जानते ही हैं, H2 + O2 H2O, ये केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह C + O2 CO2, यह केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह N2 + H2 NH3 अमोनिया बनता है, यह भी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन बायोकेमिकल रिएक्शंस आर समथिंग डिफरेंट। बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शंस किसी लिविंग सिस्टम के अंदर ही संपन्न होता है। भले ही उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है लिविंग सिस्टम के बाहर भी, लेकिन नेचुरली बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर संपन्न होते हैं। लिविंग सिस्टम बोले तो लिविंग सिस्टम का अर्थ हुआ किसी लिविंग बीइंग का बॉडी, कोई टिश्यू, कोई सेल या कोई सेल ऑर्गेनेल, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ। और दूसरे तरह से समझिए, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस को संपन्न कराने के लिए डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं। कहीं कैटलिस्ट देना पड़ता है, कहीं हीट देना पड़ता है, कहीं प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही परफॉर्म्ड होते हैं और वह टेम्परेचर उस लिविंग बीइंग के बॉडी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पर और बायो कैटलिस्ट्स के प्रेजेंस में संपन्न होते हैं, उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। Those chemical reactions which necessarily take place under the action of biocatalysts at a constant body temperature are called biochemical reactions. For example, human being के बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है हेल्दी पर्सन का। इसी को सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो भी केमिकल रिएक्शंस किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी में होते हैं, जैसे स्पेशली ह्यूमन बीइंग के बॉडी में होते हैं, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को संपन्न कराने वाले बायोकैटलिस्ट्स क्या होते हैं? तो बायोकैटलिस्ट्स एक्चुअली एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को एक साथ बायोकैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि यही एंजाइम्स या हार्मोन्स या दोनों अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, मतलब उनके रेट को चेंज करते हैं। तो इस तरह से हमने मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकैटलिस्ट हमने जान लिया। अब यहाँ हमने एक एग्जांपल दिया है कि ह्यूमन बीइंग के बॉडी को आप कंपेयर कर सकते हैं एक इंडस्ट्रियल बेल्ट से। और ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ऑलमोस्ट 1.3 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एडल्ट ह्यूमन बीइंग के बॉडी में।
1.3 ट्रिलियन सेल्स, इसका मतलब कि 1.3 ट्रिलियन टाउन्स से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो एक सेल, वन सेल, वन इंडस्ट्रियल टाउन, 1.3 ट्रिलियन सेल्स, 1.3 ट्रिलियन इंडस्ट्रियल टाउन। और प्रत्येक सेल जो होता है यह अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर का अर्थ कि अपने ज़रूरत की सारी चीज़ों का प्रोडक्शन ये करता है, अपनी सारी व्यवस्था ये खुद करता है। हाँ, यहीं पर मल्टी सेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी का एक सेल सेल्फ डिपेंडेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, तो सिंगल सेल भी है और सिंगल सेल का बॉडी भी है, तो उसके बॉडी में सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो उनके सर्वाइवल सस्टेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो प्रत्येक सेल को हम मान सकते हैं कि एक सेल्फ डिपेंडेंट टाउन है जो अपने ज़रूरत के सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब देखो कि मेटाबॉलिज्म को हम बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को कि ये क्या है, तो मेटाबॉलिज्म का संबंध है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विच मेंटेन्स इक्विलिब्रियम और होम्योस्टेसिस। मतलब किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी में कितने सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इसका हम अभी अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा हमने इसलिए कहा कि सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का ऑल राउंड नॉलेज यदि ह्यूमन बीइंग के पास होता, डॉक्टर्स के पास होता, साइंटिस्ट्स के पास होता, तो नए नए जो डिजीजेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उनका मैकेनिज्म और कैसे उनको उनका काउंटर करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए उन सभी चीज़ को की जानकारी लोगों के पास होती, डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास उसकी जानकारी होती। तो कितने सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इनकी संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अब जितने सारे नोन हैं, ज्ञात हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस एक साथ मिलके हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम कायम किए हुए रहते हैं, अर्थात होम्योस्टेसिस कायम किए हुए रहते हैं। मीन्स अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी कायम किए हुए हैं सेल्स के बीच और सेल के सेल ऑर्गेनेल्स के बीच, सेल्स हैं तो टिश्यूज के बीच, टिश्यूज हैं तो ऑर्गेन्स के बीच, एंड डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन, स्टेबिलिटी, होम्योस्टेसिस कायम किए हुए रहते हैं। और अगर इन्हीं में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस या असंतुलन उत्पन्न होता है तो फिजियोलॉजिकल डिजीजेज प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो इतने से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में क्या सब चलता रहता है। अब हम यहाँ इंक्लूड करेंगे कि मेटाबॉलिज्म में हम कुछ नाम लिखे हैं, ये तो एक मेजर पार्ट्स के नाम हैं। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, न्यूक्लिक एसिड्स, एक्सक्रीशन, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, बॉडी ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ मसल्स, सेनेसेंस। इसके साथ साथ हाँ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में आप लिख लीजिए सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सारी चीज़ें एक साथ बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं और इनसे संबंधित इनके जो सबऑर्डिनेट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, असिस्टेंट, सहायक, जो इनको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं इनको संपन्न होने में, वो सब भी मेटाबॉलिज्म के ही पार्ट्स हैं। लेकिन जब आप मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म दो तरह के रिएक्शंस को एक साथ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं।
एनाबोलिज्म एंड केटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म एंड केटाबोलिज्म, इन दोनों को एक साथ मेटाबोलिज्म बोलते हैं। यहाँ एनाबोलिज्म का अर्थ है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड केटाबोलिज्म का अर्थ है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। अब यहाँ देख रहे हैं कि स्मॉलर मोलेकुल्स के मिलने से एक लार्ज मोलेकुल बन रहा है, तो ये है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए बायोकैटलिस्ट की आवश्यकता है। ये बायोकैटलिस्ट कोई एंजाइम हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, अ चेन ऑफ एंजाइम्स हो सकते हैं, अ चेन ऑफ हार्मोन्स, या एंजाइम्स एंड हार्मोन्स दोनों मिलकर, ढेर सारे एंजाइम्स, ढेर सारे हार्मोन्स मिल के इस प्रोसेस को परफॉर्म कराते थे। यहाँ याद रखने वाली बात और भी है कि जो भी एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं ये एंडरगोनिक प्रोसेस होते हैं। एंडरगोनिक का अर्थ है कि एनर्जी इसको चाहिए, इस प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए एनर्जी हमको देना पड़ेगा। एंडरगोनिक प्रोसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, और इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं एक्सर्गोनिक, इसको कंपेयर कर सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन आप याद रखिए कि थर्म मीन्स होता है हीट, और तो जहाँ एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होता है वहाँ चेंज हीट का होता है, हीट का चेंज होता है। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ हीट ही नहीं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और स्पेशली केमिकल एनर्जी जो कि एटीपी के रूप में यहाँ चाहिए या एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज्ड होती है, इनको आप एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो यहाँ स्मॉलर मोलेकुल्स के मिलने से जो लार्ज मोलेकुल बनता है, इसके लिए एनर्जी देने की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको एंडरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ लार्ज मोलेकुल का ब्रेक डाउन होता है, तो केटाबॉलिक प्रोसेस है ब्रेक डाउन वाला, और एनाबॉलिक प्रोसेस है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ कुछ बनता है और यहाँ कुछ टूटता है, यहाँ मेकिंग है, यहाँ ब्रेकिंग है, तो ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। ओके, अब फिर हम आगे देखते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म में डिफरेंस, और उसके साथ साथ फिर उनके एग्जाम्पल्स और डिटेल मीनिंग। एनाबॉलिज्म हो या केटाबॉलिज्म हो, याद रखना है इनके लिए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एसेंशियल है, और इसके साथ साथ इन दोनों के लिए बायोकैटलिस्ट एसेंशियल है, चाहे एंजाइम हो या हार्मोन हो या दोनों हो। लेकिन बायोकैटलिस्ट भी एसेंशियल है एनाबॉलिज्म के लिए भी, केटाबॉलिज्म के लिए भी, और कांस्टेंट टेम्परेचर भी चाहिए, जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है यहाँ भी, यहाँ भी। एनाबॉलिज्म बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को, मतलब एनाबॉलिज्म में समथिंग इज बिल्ट, समथिंग इज कंस्ट्रक्टेड, स्मॉलर मोलेकुल्स जुड़कर लार्ज मोलेकुल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात यहाँ जो मोलेकुल्स का फॉर्मेशन होगा तो मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि मोलेकुल बनता है एटम्स से, और एटम्स जब भी मोलेकुल के रूप में जुड़ेंगे तो उनके बीच केमिकल बॉन्ड होता है, अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी एटम्स जुड़कर मोलेकुल बनाते हैं। तो यहाँ बॉन्ड्स बनते हैं और यहाँ बॉन्ड्स टूटते हैं। तो बॉन्ड्स टूटते हैं तो लार्ज मोलेकुल छोटे छोटे मोलेकुल में बदल जाते हैं, इसीलिए कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। अर्थात यहाँ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, और ये एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, स्मॉलर मोलेकुल्स के जुड़ने से लार्ज मोलेकुल्स बनते हैं, अर्थात यहाँ बॉन्ड्स भी बनते हैं। एनाबॉलिज्म
एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होता है। मतलब एनाबॉलिज्म को परफॉर्म कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब यह खुद से ही लेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। और वहीं पर कैटाबॉलिज्म को परफॉर्म कराने के लिए कैटाबॉलिज्म जब परफॉर्म्ड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। आप यहाँ देखिए कि लार्ज मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल गए और एनर्जी रिलीज हुई। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से लार्ज मॉलिक्यूल बना और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। मतलब इसमें से एनर्जी घट गई तो ये बना, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप जानते हैं कि बॉडी का ग्रोथ होता है, चाहे कोई बेबी हो या कोई प्लांट हो, बेबी प्लांट हो, उसका ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रोथ होता है। तो ढेर सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है, उसकी संख्या बढ़ती है। तो बन ही रहा है ना, तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए बन रहे हैं, सिंथेसिस हो रहा है, तो एनाबॉलिज्म हो गया। ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में। आप जानते हैं 6CO2 प्लस 12H2O बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो यहाँ ग्लूकोज बना, फोटोसिंथेसिस हुआ, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स को जोड़कर ग्लूकोज बना, तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बना, यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसलिए एनाबॉलिज्म है। इसी तरह हम फूड के रूप में जो भी लेते हैं आइटम्स, फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो वो सब डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होकर टूटते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। फैट के छोटे मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के छोटे मॉलिक्यूल्स, फैट के छोटे मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन के छोटे मॉलिक्यूल्स, सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड्स, और फिर उन सिंपलेस्ट यूनिट से जो हमारे ज़रूरत के लायक, बॉडी के नीड के लायक जो फैट बनते हैं, बॉडी के नीड के लायक जो प्रोटीन्स बनते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, सेल का मेम्ब्रेन बनाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के लिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेम्ब्रेन बनाने के लिए, तो ये सब सारे के सारे मेम्ब्रेन्स बने होते हैं लाइपोप्रोटीन्स के, और उसके लिए लिपिड भी चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए। मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में। इसी तरह आप देखिए, ये तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जाम्पल दिए। हमारे बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, एंटीजेंस बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं। ये सब क्या है? ये सब भी प्रोटीन से हैं, प्रोटीन से ही हैं, लेकिन ये सब एसेंशियल प्रोटीन्स हैं। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स नहीं हैं, ये सब फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को संपन्न कराते हैं। तो ये सब एसेंशियल प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एंजाइम्स, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज। इनके अलावा हमारे बॉडी में सिंथेसिस होता है पिगमेंट्स का, हार्मोन्स का भी सिंथेसिस होता है, विटामिन डी जिसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरोल, इसका भी सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में। तो सिंथेसिस ही ना हो रहा है, कुछ बन ही न रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर कुछ लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए एनाबॉलिज्म है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के अंतर्गत रखे जाते हैं। और इस तरह से आप देखे हैं, इन सब का बनना जरूरी है, इन सब का बनना जरूरी है, तभी ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स होंगे। तो ये सभी एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं। फिर आप देखिए कि जैसे हम जितना कुछ फूड लेते हैं तो फूड डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी का जो कैलोरी नीड है उतना तो हमको मिल जाता है, और उससे ज़्यादा यदि कैलोरी हम ले रहे हैं फूड के रूप में तो वो कैलोरी स्टोर्ड हो जाता है। मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में बदला हुआ है। अगर यह प्लांट सेल है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर्ड हो जाता है।
यदि एनिमल सेल है तो उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड हो जाता है, फैट बॉडीज बनाता है, लीवर में स्टोर्ड हो जाता है। तो इस तरह से ये सब भी स्टोरेज है, स्टोर्ड है, मतलब हमारे बॉडी को कभी ना कभी काम देगा। जब हम स्टारवेशन में चले जाएंगे या लंबे समय तक खाने को कुछ नहीं मिला, इतना काम आ गया कि हम सुबह से बिना कुछ खाए हुए, एक बिस्किट खाए हुए, 2 बिस्किट खाए हुए दिन भर काम कर रहे हैं, मौका नहीं मिला खाने का, एसेंशियल वर्क थे, उस समय हमारे बॉडी में जो ये स्टोर्ड फूड होंगे उस समय हमारे काम आएंगे। तो आखिर ये स्टोर्ड है बॉडी में, अर्थात ये भी एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आया। इसके साथ साथ देखिए कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। इन दोनों के मिलने से एटीपी का सिंथेसिस होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का सिंथेसिस होता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो एनर्जी करेंसी का बनना, कुछ बनना है, इसलिए एनाबॉलिज्म है। और जब एनर्जी रिच मोलेकुल का फॉर्मेशन होता है, अर्थात एटीपी का फॉर्मेशन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। याद रखना है, एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन, एनर्जी रिच मोलेकुल के फॉर्मेशन, इतना ही प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। तो ये सब एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आ गए। इसके बाद अब देखिए कि कैटाबॉलिज्म में ये तो देख ही चुके हैं कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड बायोकैटलिस्ट के प्रेजेंस में यह भी संपन्न होता है। ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, अर्थात एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज मोलेकुल टूट कर छोटे छोटे मोलेकुल्स में बदलते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि आप देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल सकता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये होता है मसल सेल्स में। मसल सेल्स में ये बाईपास पाथवे है। तो लैक्टिक एसिड, जब ग्लूकोज बदलेगा लैक्टिक एसिड में और एनर्जी रिलीज होगी, तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इस तरह से एनर्जी का रिलीज होना, ग्लूकोज का टूटना, लैक्टिक एसिड का बनना और एनर्जी रिलीज होना डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसी तरह ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में और एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है CO2 एंड H2O में और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सब क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसी तरह अब देख लीजिए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ये भी हैं, डाइजेशन के जो भी प्रोसेस हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स डाइजेशन में ढेर सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं। 2 लिखे हैं यहाँ पर। जैसे देखिए स्टार्च, जो बकल कैविटी में टैलिन सैलिवरी ग्लैंड से जो टैलिन या सैलिवरी एमाइलेज निकलता है, तो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है माल्टोज में। स्टार्च छोटा टुकड़ा में बदल गया, तो ये छोटे टुकड़ा में बदलना मतलब टूटना डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कैटाबॉलिज्म है। फिर माल्टोज टूट जाता है, माल्टोज टूट जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, तो यह भी टूट ही रहा है, तो यह भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में टूटता है तो डाइजेस्ट हुआ, फैट का डाइजेशन होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनते हैं, तो यहाँ भी छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये भी डाइजेशन भी कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आएगा। लेकिन याद रखना है कि डाइजेशन के रिजल्ट के रूप में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। अब फिर देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, फैटी एसिड एंजाइम्स की मदद से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी सेलुलर रेस्पिरेशन ही है। तो यहाँ फैट से एनर्जी मिलती है, फैट का टूटना होता है, फैट का ब्रेक डाउन। इसी तरह डीफॉस्फोरिलेशन इसका जस्ट रिवर्स है। यहाँ है कि कुछ बनता है, 2 को जुड़ने से 1 मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल के टूटने से 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो
एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटता है और एटीपी बनता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आप देख चुके कि मेटाबॉलिज्म को जो हमने दो भागों में बांटा, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और केटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म में मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, केटाबॉलिज्म में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, केटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मिटाने के बाद। हाँ तो बच्चे, अभी तक हमने जो आपको बतलाया कि मेटाबॉलिज्म दो तरह के, केटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, और दोनों में सिर्फ एंजाइम्स ही एंजाइम्स का रोल बता रहे हैं। बोले हैं ज़रूर कि एंजाइम्स एंड हार्मोन्स दोनों का रोल है, दोनों बायोकैटलिस्ट्स हैं, लेकिन एग्जाम्पल में एक भी नहीं दिया। तो एक एग्जाम्पल यहाँ हम ले लिए हैं कि हार्मोन का रोल भी आप समझ लें। जैसे कि ये ईसोफेगस, ये स्टमक और ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर के लोब्स और ये पैंक्रियाज है। यहाँ देख रहे हैं कि स्टमक के 4 पार्ट्स बताया गया है, ये कार्डियक, ये फंडस, ये बॉडी, और ये वाला पार्ट है पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक। आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं तो यहाँ सीख लीजिए कि एज सुन एज द फूड रीचेज द स्टमक, द पाइलोरिक part of stomach releases a hormone called gastrin, which activates the gastric glands to secrete gastric juice, and this gastric juice secreted by gastric glands contains mucus, HCl, propepsin, renin and gastric lipase. Here propepsin gets converted into pepsin under the action of HCl, and renin and gastric lipase, pepsin or propepsin, renin and gastric lipase, all the three are enzymes. This is an acid और this is mucus. Mucus क्या है? एक स्टिकी लिक्विड है जो म्यूकोसल लेयर पर सिक्रीट होता है और स्टमक को इटसेल्फ गेटिंग डाइजेस्टेड से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सब जो एंजाइम्स सिक्रीट होंगे, तो एंजाइम्स के सिक्रीशन के लिए पहले हार्मोन का सिक्रीशन जरूरी है, जो स्टमक के पाइलोरिक इंड पर के इनर वॉल से गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट होता है और यही गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक के ग्लैंड्स, जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के लिए। और जब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है तो उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये फर्दर कैसे डाइजेस्ट करते हैं ये हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक था कि एक भी हार्मोन का रोल हम एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म में बतला दें, तो कम से कम एक का बतला दें। अब आगे देखते हैं, आप जब कभी मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, तो BMR की चर्चा होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट की चर्चा होती है। या जब कभी हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट, कैलोरी बर्न, एक्सरसाइज, योगा ETC की बातें की जाती हैं, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट वहाँ पर सामने आ जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को सिर्फ उसके लाइफ को सस्टेन करने के लिए रेस्ट के स्टेज में, सपोज कीजिए कि वह बॉडी पर लेटा, उसका बॉडी बेड पर लेटा हुआ है और हाथ पैर भी नहीं हिला रहा है, सिर्फ ब्रीदिंग हो रही है, हार्ट काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं, किडनीज काम कर रहे हैं, बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, लेकिन कोई फिजिकल एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, उस केस में कितनी कैलोरी, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी
या मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज जस्ट required to just sustain the life of the person is called the basal metabolic rate of the person. The number of calories required to just sustain the life of a person at rest gives us the basal metabolic rate of the person. कि रेस्ट में जब व्यक्ति रहे तो उसके लाइफ को सिर्फ सस्टेन करने के लिए जितनी कैलोरी चाहिए उसी नंबर ऑफ कैलोरीज को उस व्यक्ति का बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। आप यहाँ याद रखिए कि अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है किसी व्यक्ति का तो उसका हेल्थ अच्छा होगा, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ, अर्थात BMR हाई होगा तो हेल्थ पुअर होगा, BMR लो होगा तो हेल्थ बेटर होगा, लेकिन इसकी भी सीमा है, विद इन अ लिमिट। अब एकदम सूखा सा दुबला पतला हमारे से भी ज़्यादा दुबला कोई व्यक्ति हो तो फिर वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। मतलब यहाँ भी लिमिट है, लिमिट के अंदर यदि BMR लो है तो उस व्यक्ति का हेल्थ बेटर हो। अब किसी व्यक्ति का BMR कितना है इसके लिए मार्केट्स में ढेर सारे रेडी रेकॉनर्स अवेलेबल हैं। रेडी रेकॉनर्स ये डिवाइसेस भी होते हैं और चार्ट्स भी होते हैं, कैलेंडर्स होते हैं। इन डिवाइसेस की मदद से या चार्ट्स की मदद से आप देख सकते हैं कि दिन भर में आपकी एक्टिविटी क्या है, आपका रूटीन क्या है, कितनी कैलोरी आप बर्न करते हैं और आप कितनी कैलोरी लेते हैं, मतलब कितना डाइट लेते हैं, और आपके एज, बॉडी हाइट, फिजिकल वर्क, सेक्स, और फिर सेक्स मतलब मेल हैं या फीमेल हैं, और फीमेल हैं तो लैक्टेटिंग हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो इन सब चीज़ों पर ये डिसाइड किया जाता है, इसका असेसमेंट होता है। तो डाइटिशियंस या न्यूट्रिशियंस के पास इसके चार्ट्स होते हैं। वेरियस रेडी रेकॉनर्स आर अवेलेबल एट डाइटिशियंस डेस्क टू एस्टिमेट द BMR ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ हम कुछ और भी अलग बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अ गुड हेल्थ रिक्वायर्स, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है कि उसके बॉडी में बैलेंस होना चाहिए। किन चीज़ों के बीच? Na+, Cl-, K+, H2O, शुगर, यूरिया, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, फैट्स, ब्लड कॉर्पसल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स की संख्या, और कॉन्स्टेंसी ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी, एक होम्योस्टेसिस चाहिए, एक इक्विलिब्रियम चाहिए, और ये इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन रहता है तब तक फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर्स उत्पन्न नहीं होते हैं, अगर उसमें योगा एक्सरसाइज वगैरह भी शामिल है। अब देखिए नीचे लिखे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का एनाबोलिज्म हाई है और केटाबोलिज्म लो है, एनाबोलिज्म हाई है और केटाबोलिज्म लो है, तब उसके बॉडी में ग्रोथ होगा, मसल्स का डेवलपमेंट होगा, वेट गेन होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का एनाबोलिज्म कम है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कम है और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ज़्यादा है, केटाबोलिज्म ज़्यादा हो रहा है, खा रहा है कम और वर्क ज़्यादा कर रहा है, तो दिन प्रतिदिन उसके बॉडी का वेट लॉस होगा, कमजोरी आएगी, आँखों के आगे अंधेरा छाएगा। इन सब के कॉजेज ढेर सारे हैं, वहाँ तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एनाबोलिज्म यदि कम हो और केटाबोलिज्म ज़्यादा हो तो लॉस ऑफ वेट होगा। और आप बूढ़े लोगों में देखते हैं जैसे ही एजिंग होता है, एजिंग मीन्स सेनेसेंस, तो उनका डाइट घटता जाता है, फिजिकल एक्टिविटी भी घटती जाती है, डाइट भी घटता जाता है,
और जितना कुछ भी वो टहलते भी हैं या जितना उनके बॉडी को चाहिए सस्टेन करने के लिए विद द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन फिजिकल एक्टिविटीज़, उतना उनका एनाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, इसलिए दुबले और भी दुबले होते चले जाते हैं, बुढ़ापा आ जाती है। यहाँ पर हमने एक बात और बतलाया है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, एथलीट्स होते हैं, लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं, इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको ढेर सारे काम करने हैं, इनको मिल्क का प्रोडक्शन करना है, इनको एक बेबी को नरिश करना होता है। चिल्ड्रेन हो या एथलीट हो, इनको ज़्यादा कैलोरी बर्न करना पड़ता है। बच्चे कभी शांति से नहीं रहते हैं, उछल कूद इधर उधर भाग दौड़ खेल कूद करते रहते हैं, मतलब उनके बॉडी को एनर्जी नीड ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली उनको डाइट भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हमने मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म को पर्याप्त समझाने की कोशिश की है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को पॉज करते हुए सारी चीज़ों को नोट करेंगे, बार बार देखेंगे, समझेंगे, और एक बार में जब 2-3 बार आप देख के समझ लिए तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच।